हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं आपका कॉमर्स पाठशाला में स्वागत करता हूं। आई होप कि MCO 3 का पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन गया होगा विद द हेल्प ऑफ आवर वीडियोस दैट आई हैव अपलोडेड इन माय प्लेलिस्ट, राइट। सो उन्हीं सारे प्लेलिस्ट में MCO 1, MCO 4, 5, 6 एंड 7 के भी वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट हैं, जहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। आप वहाँ पे उनको देख करके स्टडी कर पाएंगे। बट ये तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया हमारे चैनल का। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो कि है नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को बहुत बारी कवर तो नहीं किया गया है, बट ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस साल आपके पेपर में आ सकता है। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका फंक्शन क्या है, लाइक हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आप बहुत सारे आंसर्स को बहुत ही ईजिली बना करके आप लिख सकते हो, राइट। देखो, एग्जाम में आपको हूबहू आंसर उतारने का तो मौका आपको मिलेगा नहीं, अनलेस कि आप चीट लेकर के जाओ, है ना। तो चीट करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, बहुत सारे लोग नहीं करना पसंद करते। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नेचर को अगर आप समझ जाएं या फिर उसके फंक्शन को अगर आप समझ जाएं तो आपके लिए आंसर्स लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। इसलिए जो हमारा आज का मैंने टॉपिक चुना है वो है नेचर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए तो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था कि मैं बहुत ही फैंसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं करने वाला अपने चैनल पे। मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसके थ्रू मैं आपको पढ़ा सकूँ। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं डायरेक्टली आपको आपके स्टडी मटेरियल के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। इसको फिर मैं PDF में ट्रांसफ़र करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ और फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ जो भी आपके स्टडी मटेरियल में आंसर्स दिए हुए हैं, राइट। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल के आंसर्स चाहिए PDF फॉर्मेट में तो फिर आप हमारे चैनल के तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन आर टेलीग्राम चैनल। और जो व्हाट्सएप का चैनल आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी नीड। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आर पेड कोर्सेज जो कि इग्नू की तरफ से जो कि हमारे तरफ से स्टार्ट किए गए हैं, आप चाहें तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एजरा सोलोमॉन, ठीक है ना, एजरा सोलोमॉन के अकॉर्डिंग द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू रिव्यू एंड कंट्रोल डिसीजन टू कमिट एंड रिकमिट फंड्स टू न्यू एंड गोइंग यूजेस। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका अगर आप इन जनरल समझना चाहो ना तो यहाँ पे आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो। जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं उसको आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे, इसके लिए आप एक रिसर्च टीम बैठाते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसीजन लेते हो कि हमें किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाने हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, या फिर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी चल रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत है तो उसको कितने पैसे देने हैं, है ना। तो इस तरह के डिसीजंस जो हैं आप लोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत, है ना। लेकिन इसके पीछे आपके पीछे बहुत ही एक बड़ी टीम होती है जो कि रिसर्च करती है उन सारी चीज़ों के ऊपर कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। हालांकि डिसीजन फिर आप ही को लेने हैं, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इन जनरल जो डेफिनेशन है वो यही है कि यहाँ पे आप डिसीजंस ले रहे हो अबाउट योर फाइनेंसिंग एबिलिटीज़। जो भी आपकी फाइनेंसिंग जो कमिटमेंट्स होंगी अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट, उसको लेकर के आप यहाँ पे डिसीजंस लेते हो, राइट। तो एजरा सोलोमॉन ने वही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि रिव्यू करना अपने कंट्रोल डिसीजंस को और कमिट करना या फिर रिकमिट करना कि आपको अपने फंड्स को कहाँ यूज़ करने हैं, right. In addition to raising funds, financial management is directly concerned with production, marketing and other functions with an enterprise. Whatever decisions are made about the acquisition and distribution of assets, है ना। तो रेजिंग फंड्स के अलावा आपको देखो पैसे अगर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो उसके पहले आपको पैसे रेज भी करने पड़ेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो रेजिंग फंड्स के अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, इसके अलावा आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ, या जो अलग जो फंक्शंस होते हैं जहाँ पे डिसीजंस लेने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे फाइनेंशियल जो मैनेजर्स होते हैं वही वहाँ पे डिसीजंस जो है लेते हैं कि जो एसेट्स हैं उसका एलोकेशन या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, right. From this statement, it is clear that the main function of financial management is not only to raise funds, but includes the broader area of managing the finances for the firm more efficiently, है ना। तो इसका काम सिर्फ फंड्स को रेज नहीं करना, बल्कि इसका काम जो आपके फाइनेंसेस है उसको ठीक तरीके से मैनेज करना भी होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तरह की फंक्शंस की बात की गई है। यहाँ पे दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन इंक्लूडिंग डिविडेंड डिसीजन।
है ना। फाइनेंसिंग डिसीजन में ही डिविडेंड डिसीजन इंक्लूडेड है, बट इसको हम अलग पॉइंट में करेंगे नीचे की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो। राइट, अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, जब आप एज ए मैनेजर जब आप डिसीजंस लेते हो, तो फिर आप सही डिसीजन लेने की कोशिश करते हो। आप कोशिश करते हो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो नए प्रोजेक्ट में या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में हो, वो प्रोडक्टिव हो, आपके पैसे बेकार ना जाए। राइट, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है जिसका नाम मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए आपको जो है डिसीजन लेना होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फंड्स अवेलेबल मे बी इन्वेस्टेड इन एनी प्रोजेक्ट। जो भी फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसका इन्वेस्टमेंट अपने किसी भी प्रोजेक्ट में कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। राइट, बट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू मेक इन्वेस्टमेंट वाइजली। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको एक एक तरह से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए आपको ये डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो वाइजली आपको डिवाइड करना होगा इनटू योर प्रोजेक्ट्स व्हाट एवर यू आर डूइंग। राइट, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेट्स टू, अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आ जाता है। देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब आप और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार कर देते हो, जब वो ऑर्गेनाइजेशन चलने लगता है, जब प्रोडक्शन चलने लगता है, तो उसके डे टू डे बिजनेस जो उसकी होती हैं, राइट, जो डेली बिजनेस होती है, उसको मैनेज करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। सपोज आपने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस आपका चल रहा है। अब आपने कुछ सामान किसी को उधार में दे दिया, उसने पैसे आपको दिए नहीं, तो क्या आप नए रॉ मटेरियल ले करके और प्रोडक्ट्स नहीं बनाओगे? आपके अपने काम को छोड़ दोगे, रोक दोगे? नहीं ना। आप क्या करोगे? आप अगर किसी को उधार में दिया है तो कोई बात नहीं, आप और फंड्स लेकर के आओगे, उस फंड्स का इस्तेमाल बिजनेस के डे टू डे बिजनेस में आप उसका इस्तेमाल करोगे, ताकि जो आपका प्रोडक्शन है वो ना रुके, क्योंकि प्रोडक्शन अगर रुक जाएगा तो आपका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। राइट, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि वो कैपिटल जिसका इस्तेमाल आपका डेली बिजनेस में डे टू डे वर्क में हो रहा है, उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल, है ना। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा फंक्शन आपके लिए हो जाता है। साथ ही साथ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, है ना, जो भी आपके कैपिटल जो एक्सपेंसेस होते हैं या फिर एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसको हम सही तरीके से बोलें, तो उसको लेकर के आपको डिसीजन लेना है। आपको नई इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो कहाँ पे प्लांट खरीदना है, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कैसी होगी, उसका लोकेशन कैसा है ना। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, बजटिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, एलोकेशन किस में कितना होगा, एस्टिमेट आपको निकालना, एक्चुअल निकालना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये भी एक तरह का फंक्शन होता है। मैनेजमेंट ऑफ मर्जर्स, रिकॉग्निशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। अब आप चाहो तो आप अपनी कंपनी को डिसइन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हो। बहुत सारी कंपनी होती है, जब उसका लॉस चलने लगता है तो वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी किसी और कंपनी को बेच देती है। राइट, तो वो उस काम में वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना। आपको डिसीजन लेना है कि आपको वहाँ पे पैसे लगाने हैं या फिर वहाँ से पैसे आप नहीं लगाने हैं, आपको उस कंपनी के शेयर्स को बेच देना है। तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। मर्जर्स होते हैं, आपकी कंपनी किसी और कंपनी के साथ मिलना आती है, आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपने उसे ऑफर किया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बिजनेस को इतने रुपए में खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे दो कंपनी आपस में मिल गई, है ना, मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया। राइट, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये भी एक तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होता है। तो ये भी जो है फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है, इन सारे डिसीजंस को लेना। बाय और लीज डिसीजंस, आपको पता है कि क्या खरीदना है, क्या लीज पे देना है। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजर्स करते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके, तो अब हम बात करेंगे द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट इज मेजर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी में आपको अपने फिक्स्ड एसेट्स में कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं, राइट। मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट, आपका जो करंट एसेट उसको आप किस तरीके से मैनेज करोगे, है ना, ये आपके मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी कंपनी में। जब भी आप किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट की बात करते हो तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्हीं को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एसेट रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, है ना। एसेट ये दिखाता है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है फंड्स का, वो कैसा हुआ है ना, क्योंकि उन्हीं सारे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप अपने फंड्स को एसेट को खरीदते हो। राइट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड्स द डिसीजंस प्राइमरली रिलेटिंग टू एसेट कॉम्पोजिशन, फिक्स्ड एज वेल एज करंट एसेट, है ना। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है इनिशियली प्राइमरी स्टेज पे, वहाँ पे आप अपने एसेट्स को खरीदते हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या फिर करंट एसेट हो। सिर्फ फिक्स्ड एसेट, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने से तो होगा नहीं, आपको करंट एसेट भी चाहिए, आपको डेटर चाहिए, है ना, आपको करंट मतलब कैश चाहिए। ये सारी करंट एसेट का एग्जांपल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में, जो कि दूसरा टॉपिक था, फाइनेंसिंग डिसीजन विद डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन हम नीचे की तरफ करेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन की अब हम बात कर लेते हैं। राइट, तो आइए देखते हैं। द सेकंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स
विद द फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ द फर्म, है ना। तो सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो ये होता है कि आपका जो फाइनेंसिंग पैटर्न है वो किस तरीके का होगा, आप किस पैटर्न के तहत जो है अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करोगे। द फाइनेंसिंग डिसीजन इज मेनली कंसर्न्ड विथ identification of sources of finance and determining financing mix with and cultivating source of funds and raising the two main funds of funds are shareholders। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ, है ना। द सेकंड फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ द फर्म। ठीक है, द फाइनेंसिंग पैटर्न इज मेनली कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन होगा फाइनेंस को, जो भी आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा उसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से आपके फाइनेंस के पैसे आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको फाइनेंसिंग मिक्स क्रिएट करना है। आपने प्रोडक्ट मिक्स आपने सुना होगा, है ना, जहाँ पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो फीचर्स होता है, मतलब जो ट्रिपल P या फिर 4P होता है, जो भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वहाँ पे मिक्स किया जाता है ना, चीज़ों को मिक्स किया जाता है कि किस तरीके से आप कहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो आपको जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग मिक्स का भी यही मतलब है कि कहाँ पे आप कितने पैसे लगाओगे जो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा हो पाएगा, है ना। कल्टिवेटिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड रेजिंग फंड्स, है ना, किस तरीके से आपको अपने फंड्स को कल्टिवेट करना है या फिर रेज करना है, ये सारे डिसीजंस जो होते हैं वो फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाते हैं, जो कि फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होता है, राइट। द टू मेन सोर्स ऑफ फंड्स आर शेयर होल्डर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। ठीक है, तो जो दो मेन फंड्स होते हैं यहाँ पे होते हैं शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं, और दूसरा होता है बोरोड फंड, जो कि हम लोन लेते हैं, चाहे किसी कंपनी से लें या फिर किसी बैंक से लें वगैरह वगैरह, है ना। क्योंकि देखो, हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो तो क्या आप अपने बिजनेस में पैसे लगाओगे? नहीं, आप डेफिनेटली लगाओगे, आप लोन लेकर के लगाओगे, है ना। तो उसको हम बोलेंगे बोरोड मनी या फिर बोरोड फंड्स, राइट। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी बताते टाइम, क्योंकि स्क्रीन जो है वहाँ पे वो कॉपी वाला जो ऑप्शन है वो एक तरह से ऑन हो गया था, जिसके कारण से मुझे दिक्कत हुई थोड़ी सी। खैर, जो भी हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ फंड्स डिटरमाइनिंग ऑफ डेट इक्विटी मिक्स इम्पैक्ट ऑफ टैक्स डिप्रिसिएशन कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन आर सम ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन। अब जब आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हो तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे। आप सोचो कि आपके पास 1000 रुपये हैं और आपने ये डिसाइड करा कि चलो 1000 रुपये में मुझे ये सामान को ख़रीदना है, लेकिन अचानक से आपके दिमाग में आया कि भाई 1000 रुपये में अगर सिर्फ 1000 सारे पैसे अगर मैं सिर्फ इस सामान को लेने में लगा दूँ तो जो मेरी बाकी के नीड्स हैं वो तो मेरी पूरी नहीं होंगी, है ना। आपके फाइनेंशियल नीड्स हैं, आपकी सोशल नीड्स हैं, है ना, आपकी पारिवारिक नीड्स हैं, जो भी आपके फैमिली नीड्स हैं, उन सबको आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको गिनाए आपके पैसों को खर्च करने के पहले। तो उसी तरीके से फाइनेंशियल डिसीजन में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रख करके आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेना होगा। वो सारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, डिप्रिशिएशन आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर पड़ता है, कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल, जब आप पैसे लगा रहे हो तो आपका कंट्रोल उन पैसों पे कितना है। सपोज आपने 1000 रुपये लगा दिए लेकिन उस 1000 रुपये का कंट्रोल आपके पास नहीं है ना, किसी और के पास है, तो क्या आपने पैसे लगाए, आपने पैसे तो लगाए बट उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा जब तक कुछ होगा नहीं, आपका कंट्रोल नहीं होगा उस बिजनेस के ऊपर, उस डिसीजंस के ऊपर। मैं एग्जांपल के तौर पे सिर्फ 1000 रुपये की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पैसे करोड़ों में लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो गलत मत समझ लेना तुम। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसका इस्तेमाल जिनको ध्यान में रखना होता है जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो। द बैलेंस इज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द ओनर्स फंड एंड आउटसाइडर्स फंड। ये जो बैलेंस है इसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओनर्स फंड और आउटसाइडर फंड को अगर आप मैनेज नहीं करते हो, अगर आउटसाइडर फंड आपका बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं आपकी जो डेट इक्विटी है वो आपकी बढ़ रही है, आपका डेट जो है कंपनी के ऊपर, उधार जो है वो बढ़ रहा है। आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा जहाँ पे लोग पैसे लगाते हैं, राइट। तो मैं भी पैसे लगाता हूँ, तो जब भी हम पैसे लगाते हैं हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं तो उसका डेट कितना है। अगर उस कंपनी के ऊपर उधार बहुत ज़्यादा है तो उसमें पैसे लगा करके आपको सिर्फ नुकसान ही होंगे, है ना। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि रिलायंस ने उसके ऊपर जितने भी सारे डेट थे उसको उसने हटा दिया, मतलब वो कंपनी अब डेट फ्री कंपनी बन गई है, तो आप उसमें मन चाहे पैसे लगा सकते हो, है ना। तो डेट आपका बढ़ता है जब आप बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते। बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप फंड्स के बारे में बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, जो भी। ओके, सो आवर फर्म्स यूजुअली Maltese use of both internal and external funds. The employment of these sources in various combinations is called financial leverage, है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंशियल डिसीजन में, और इसको जब आप वेरियस कॉम्बिनेशंस में करने की कोशिश करते हो, 70-30 या फिर 30-60, जो भी रेशो में आप करना चाहो, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस आर रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन, है ना। बहुत सारे एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए। एग्जांपल्स के यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे दिया गया है लेवरेज एनालिसिस, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और दूसरा है ईपीएस अर्निंग पर शेयर एनालिसिस, विच वी विल डिस्कस लेटर इन दिस कोर्स। हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाता है, फिर जाकर के जो है डिसीजन लिया जाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा डिविडेंड डिसीजन। अगला नहीं, उसके अंदर ही है, फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ ही आपका डिविडेंड डिसीजन इंक्लूडेड होता है। तो डिविडेंड डिसीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी आप किसी कंपनी में पैसे लगाओगे ना, तो वो पैसे आपके वहाँ पे लग गए, है ना, तो बहुत बारी क्या होता है कि कंपनी को ना बहुत ही ह्यूमंगस प्रॉफिट होता है। ह्यूमंगस या फिर आप बोल सकते हैं कोई छोटा मोटा प्रॉफिट भी अगर होगा, जो कि उसके अपने नीड्स को पूरा कर देने के बाद भी उसके पास बच जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा पैसे को वो क्या करती है कंपनी, डिविडेंड के रूप में अपने ही शेयर होल्डर्स को दे देती है। कंपनी एक तरह से दिलदार बन जाती है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जैसे देखो बैंक में आप पैसे रखोगे तो बैंक के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, शेयर में आप पैसे लगाते हो तो शेयर के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, इक्विटी शेयर के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, है ना। लेकिन जब आप डिविडेंड आपको मिलता है तो एक तरीके से वो एक इंटरेस्ट किस्म का ही होता है, क्योंकि शेयर के प्राइस तो भाई आपके जो होंगे मतलब कम ज़्यादा वो कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, बट डिविडेंड एक अलग सा चीज़ होता है जो कि आपको मिलता है। जब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनी 2 रुपये 5 रुपये डिविडेंड पर शेयर देती है, कभी कभी वही सारी कंपनी जो है पर शेयर 100 रुपये की डिविडेंड भी देती है ना। जैसे कि हिंडाल्को का मेरे पास शेयर था, हिंदुस्तान एल्युमिनियम ऐसे कुछ कंपनी है हिंडाल्को, आपको पता होगा। तो उसके लिए मुझे तकरीबन 102 रुपये मुझे जो है डिविडेंड आया था। मेरे पास शेयर तकरीबन 100 के आसपास ही होंगे मे बी, तो उसके लिए मुझे 100 रुपये का डिविडेंड आया था। डिविडेंड एक एक्स्ट्रा इनकम होता है जो कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को जब उसके पास प्रॉफिट ज़्यादा होता है ना। तो डिविडेंड डिसीजन में इसी बारे में बात कर रहे हैं हम कि कंपनी जो है यहाँ पे डिसाइड कर रही है कि कंपनी को ये जो डिविडेंड है वो देना है, नहीं देना है तो कितना देना है ना, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिसीजन रिलेट्स टू डिस्पोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिटवीन डिविडेंड्स एंड रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या हो गया, जो आपके पास अर्निंग है उसने आपको उस अर्निंग को आपने रिटेन कर लिया, उसको ना ही आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया और ना ही उसको आपने कैपिटल में ऐड करा, आपने बस उसको अपने पास रख लिया ताकि इन फ्यूचर जब भी किसी भी नए प्रोजेक्ट में पैसे लगाने की जरूरत पड़ेगी तो आपका जो रिटेन अर्निंग रहेगा, जो रिटेन प्रॉफिट रहेगा, आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे आपको डिस्पोजिशन करना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उन सारे जो भी आपके पास पैसे बचे हुए हैं अपने काम निकाल देने के बाद उसको आप एज ए डिविडेंड अपने एम्प्लॉयज़ को दोगे, आई मीन अपने अरे क्या कहते हैं भाई, शेयर होल्डर्स को दोगे या फिर अपने पास रख लोगे, है ना। रिटेन अर्निंग बीइंग अ सोर्स ऑफ फंडिंग, डिविडेंड डिसीजन इज कंसर्न एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म, है ना। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से आपका सोर्स ऑफ फंडिंग हो गया। बाद में अगर आपको फंड की जरूरत पड़ती है तो आप रिटेन अर्निंग से निकाल लेते हो, लेकिन डिविडेंड डिसीजन जो होता है ये पार्ट होता है फाइनेंशियल डिसीजन का, क्योंकि यहाँ पे आप अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए उनको पैसे दे रहे हो, है ना। तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। द इम्पैक्ट ऑफ द लेवल्स ऑफ डिविडेंड एंड रिटेंशन ऑफ अर्निंग्स ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एंड फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ द फर्म। अब ये किस तरीके से होगा, देखो, द इम्पैक्ट ऑफ द लेवल्स ऑफ डिविडेंड, जो भी इम्पैक्ट है लेवल, जो भी डिविडेंड का लेवल है उसके द्वारा आप एक तरीके से मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मार्केट के कारण जो है आपका डिविडेंड जो आप शेयर करोगे उसके ऊपर आपका एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी रिटेन अर्निंग है, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ था उसको आप अपने शेयर होल्डर्स को आपस में बांट रहे हो। अब इससे बांटने से क्या होगा कि शेयर होल्डर खुश हो जाएगा, वो आपकी कंपनी में और भी ज़्यादा पैसे लगाने चाहेगा, है ना। तो इस तरह का फाइनेंसिंग डिसीजन, इस तरह का फाइनेंशियल जो है एक तरह से खेला जाता है शेयर मार्केट में, राइट। तो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है। इम्पैक्ट ऑफ लीगल एंड कैश फ्लो कॉन्स्ट्रेंट्स एंड द फ्यूचर बूम एंड रिसेशन आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिसीजन। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो कि इन सारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। सपोज किसी कंपनी को लगता है कि आने वाले समय में उसकी कंपनी जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी, उसको उतने कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, उसका काम ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, या फिर उस कंपनी को इन फ्यूचर जाकर के एक्सपैंड करना है, मतलब बड़ा करना है अपने बिजनेस को, क्या दिल्ली से निकाल करके क्या मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर यहाँ भी लेकर के जाना है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, अपने पैसों को अपने पास रोक लेती है ताकि वो पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सके जब भी उसको ज़रूरत पड़े इन्वेस्ट करने की,
है ना। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं फैक्टर्स होती हैं जिसका जो है एक तरीके से काम करती हैं जब भी आप फाइनेंसिंग डिसीजन या फिर फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में बात करते हो, जब भी आप डिविडेंड डिसीजन की बात करते हो। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आप एक को ध्यान में ना रख करके दूसरे के ऊपर आपने डिसीजन ले लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, राइट। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है रिटेंशन ऑफ अर्निंग्स डिपेंड अपॉन री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एंड अपॉर्चुनिटी टू जनरेट सेटिस्फैक्टरी रेट ऑफ रिटर्न फॉर द शेयर होल्डर्स, राइट। शेयर होल्डर्स का ही खेल है भाई, शेयर होल्डर्स को ही खुश करना है आपको। तो जो भी आपके पास अर्निंग आप अपने पास रिटर्न करके रखोगे उसका आपको ध्यान देना है कि आपको उसको कहाँ पे री इन्वेस्ट करना है, ताकि जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिविडेंड या फिर जो है बेनिफिट्स वो दे पाए। अल्टीमेट फ़ायदा यहाँ पे कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों का ही है, लेकिन पेशेंस बना करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड्स मे बी पेड इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। डिविडेंड जो है उसको मे बी कैश में दिया जा सकता है या फिर बोनस शेयर के रूप में दिया। समटाइम्स क्या होगा कि आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसे, या फिर क्या होंगे समटाइम्स की कंपनी जो है सपोज आपको 100 रुपये मिलने वाले हैं और कंपनी के एक शेयर का प्राइस अगर 50 रुपये है तो आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा दे देगी। आपके अगर 100 शेयर थे तो आपके शेयर के जो हैं वो 102 हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, मतलब आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपको शेयर ही एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो ये हो गया। दीज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल लेटर इन दिस कोर्स। ख्याल इस लाइन को उतना महत्व नहीं देते हैं। फिलहाल तो हम लोगों ने बात की नेचर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या फिर फाइनेंशियल मैनेजर की। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी।